हम देख रहे हैं स्टैंडर्ड 12th का 4th चैप्टर ऑफ सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस दैट इज़ मेंबरशिप। सो हमने अभी तक जैसे देखे थे शेयर होल्डर्स के बारे में कि शेयर्स किस तरीके से इशू किया जाता है, और जब शेयर इशू करता है, प्रोसीजर करता है, तब एक रजिस्टर ऑफ मेंबर्स होता है। उसमें शेयर होल्डर्स के जिसने भी आपके शेयर खरीदे हैं उनका नाम एंटर किया जाता है। तो जिन लोगों का भी नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में है वो सब मेंबर्स कहलाए जाएंगे। अभी इसको अलग से पढ़ने की क्यों ज़रूरत है, बिकॉज हम ये देख रहे हैं कि मेंबर्स आप किस तरीके से बन सकते हो। जैसे पहले हमने देख लिया कि कंपनी शेयर इशू करेगी, तो कंपनी ने इनिशियल उसका आईपीओ हो गया ना, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग हो गया, तो उसके थ्रू तब आपने शेयर्स खरीदे तो आप शेयर होल्डर बन गए और आपका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में आ गया। उसके बाद आपको कंपनी ने शेयर्स दिए, थोड़े टाइम आपने रखा, अभी आपको लग रहा है कि आपको पैसे की ज़रूरत है, इस शेयर का मार्केट वैल्यू बढ़ गया, तो आप उसको दूसरे पर्सन को सेल कर रहे हो, मतलब आप ट्रांसफ़र ऑफ शेयर कर रहे हो। तो आपने जिस पर्सन को अपने शेयर्स बेचे हैं वो परचेज़र अभी मेंबर बन जाएगा, तो फिर मेंबरशिप उसको ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स के प्रोसीजर के थ्रू मिला। अगर सपोज़ आप ऐसा कुछ हो जाता है, डेथ हो जाता है, इंसॉल्वेंसी हो जाता है, तो जो शेयर्स है वो नॉमिनी को ट्रांसफ़र हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। वो हमने देखा ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स में कि ऑटोमेटिकली नॉमिनी को शेयर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो वो वहाँ पे आपको कैसे मेंबरशिप मिला? थ्रू ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। इसके अलावा भी एक दो ऐसे कंडीशन है जहाँ पे आपको शेयर होल्डर होना ज़रूरी नहीं है, बट फिर भी आप मेंबर माने जाओगे। तो ये सारी चीज़ें हम ये वाले चैप्टर में देखेंगे। सो यहाँ पे स्टार्टिंग में हमको यही बताया है कि जब कंपनी इनवाइट्स द पब्लिक टू सब्सक्राइब टू इट्स सिक्योरिटी बाय इशूइंग प्रोस्पेक्टस, और उसके लिए पोटेंशियल जो इन्वेस्टर्स है वो अप्लाई करते हैं शेयर्स के लिए, फिर कंपनी एप्लीकेशन कलेक्ट करती है, उसके बाद कंपनी उसको अलॉट करती है, एंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ शेयर अलॉटमेंट अलॉटेड शेयर होल्डर्स नेम इज़ रजिस्टर्ड इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, thus they are considered member of the company. Membership can be obtained in other ways also. तो ये कौन सा प्रोसीजर बताया उसने? आईपीओ का प्रोसीजर बताया कि भाई कंपनी एप्लीकेशन इनवाइट कर रही है, अलॉटमेंट कर रही है। अदर वेज कौन सा है? आपका ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स, ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। आप जब स्टार्टिंग में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो सब्सक्राइबर्स है वो साइन करते हैं ना कि वी एग्री टू परचेज द शेयर, मतलब वो एग्रीमेंट है कि फ्यूचर में जब शेयर्स अलॉट होंगे तब मैं शेयर्स खरीदूँगा। आज के दिन मैंने शेयर्स नहीं खरीदे, बिकॉज अभी मेमोरेंडम में क्या होता है, मेमोरेंडम जब बनती है तब तो कंपनी बनी ही नहीं है ना, कंपनी जो शुरू हो रही है उसको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन नहीं मिला है, वो बनी नहीं है। तो जब तक वो बनी नहीं है तब तक वो शेयर्स अलॉट नहीं कर सकती है। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो साइन करने वाले सब्सक्राइबर है वो सिर्फ एक अंडरटेकिंग देते हैं कि फ्यूचर में जब भी शेयर्स इश्यू होंगे तब मैं शेयर्स खरीदूँगा। तो ये जो टाइम पीरियड है जब उसने मेमोरेंडम में साइन किया तब से लेके जब तक उसके शेयर्स इशू उसे शेयर्स इशू हो रहे हैं, वो जो 5-6 महीने का गैप है, उस गैप में वो शेयर होल्डर नहीं है, उसके पास शेयर्स नहीं है, लेकिन फिर भी वो मेंबर्स कहलाए जाएंगे बिकॉज उन्होंने मेमोरेंडम में सब्सक्राइब किया हुआ है। तो ये है अदर मेथड्स जिससे आप मेंबर बन सकते हो। नेक्स्ट हम देखते हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ मेंबरशिप। सो अ पर्सन इज़ कंसिडर्ड टू बी अ मेंबर व्हेन हिज नेम इज़ रजिस्टर्ड इन द कहाँ पे रजिस्टर होगा? इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। और किस तरीके से हो सकता है? बाय रिटर्न कंसेंट और थ्रू शेयर एप्लीकेशन। तो आप शेयर एप्लीकेशन करके शेयर अप्लाई करोगे तब आपका नाम एंटर होगा, या फिर रिटर्न कंसेंट मतलब अगर आपने मेमोरेंडम में सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपने अपना कंसेंट दिया है, तो तब आपका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में रजिस्टर किया जाएगा। डेफिनेशन क्या है? अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट, मेंबर इज़ अ पर्सन हु हैज़ सब्सक्राइब टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी एंड एवरी अदर पर्सन हु हैज़ एग्रीड इन राइटिंग टू बिकम अ मेंबर। कोई मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और प्लस कोई और टाइप का भी एग्रीमेंट हो, जैसे आपका शेयर एप्लीकेशन है तो वो भी एक एग्रीमेंट है शेयर्स खरीदने के लिए, या आपका कंसेंट है कि मैं शेयर्स खरीदना चाहता हूँ। ट्रांसफ़र होता है, और ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स आपने जो सेल परचेज़ किया है वो भी एक टाइप का कंसेंट ही माना जाएगा कि हाँ मैं परचेज़ के लिए मैं जब अप्लाई कर रहा हूँ तो वो कंसेंट है कि भाई मैं ये शेयर्स परचेज़ करना चाहता हूँ और मेंबर बनना चाहता हूँ। अभी जैसे हमने पहले 11th स्टैंडर्ड में चैप्टर में देखा था डीमैट अकाउंट के बारे में, तो डीमैट अकाउंट में हमने देखा था
के डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट होते हैं, मतलब NSDL CDSL होते हैं। दो कंपनीज है, NSDL और CDSL, और हमारे जितने भी डीमैट अकाउंट है वो NSDL और CDSL मेंटेन करती है। तो अभी जो भी शेयर के ट्रांजैक्शन होते हैं, सेल और परचेजेस, वो सब कुछ कंपलसरीली डीमैट अकाउंट के थ्रू होता है। और डीमैट अकाउंट के थ्रू जब होता है, मतलब हमने जो भी शेयर्स परचेज करके रखे हैं वो NSDL और CDSL में हमारा जो डीमैट अकाउंट मेंटेन हो रहा है उसका डेटा वहाँ पे है। कंपनी को भी ये डेटा मिलता है कि भाई कितने लोगों ने उनके शेयर्स खरीदे हैं, उनका नाम, पैन नंबर, ये सारा बेसिक डिटेल क्या है। पर मेन जो है वो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट इन सब चीज़ों को मेंटेन करती है। तो अभी तक हमने जितने भी प्रोसीजर देखे थे, ट्रांसफ़र ऑफ शेयर, ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, उसमें क्या हो रहा था, जैसे ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स है तो उसमें जो पर्सन सेलर है ऑफ शेयर होल्डर, वो क्या करता था, अपना शेयर सर्टिफिकेट जमा करता था कंपनी को। फिर कंपनी उसमें शेयर सर्टिफिकेट में नए परचेसर का नाम लिखते थे, उसका बोर्ड रेजोल्यूशन पास करवाते थे। ये सब पुराना प्रोसीजर है, ठीक है। अभी ये सारे प्रोसीजर नहीं होता। अभी डीमैट अकाउंट में डायरेक्ट सेलर टू परचेजर टू सेलर इस तरीके से ट्रांजैक्शन हो जाता है। आपको कंपनी को कोई शेयर सर्टिफिकेट भेजने की, कोई बोर्ड में रेजोल्यूशन करने की, इन सब चीज़ों की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। तो बिकॉज़ पहले हमने जैसे देखा था कि भाई बोर्ड में रेजोल्यूशन होगा, उसके बाद जो सेक्रेटरी है वो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में उसका नाम डालेगी। अभी बिकॉज सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है तो वो परचेज और सेल तुरंत से हो रहा है, विदाउट बोर्ड मेंबर्स के, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के रेजोल्यूशन के बिना हो रहा है। तो इसीलिए इन लोगों का नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में नहीं डाला जाता। इन लोगों का नाम एक अलग रजिस्टर होता है, रजिस्टर ऑफ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, उसमें डाला जाता है। इनको भी मेंबर ऑफ कंपनी ही माना जाता है, लेकिन वो जो मेन है रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, उसमें इनका नाम नहीं डाला जाता। अभी इसमें आपको जैसे ध्यान होगा कि भाई ट्रेडिंग भी होती है, बहुत से लोग करते हैं कि एक कंपनी का शेयर सुबह को ख़रीदते हैं और शाम को उसको बेच देते हैं। अभी मैं अगर कंपनी वाले से एक्सपेक्ट करूँ कि वो सभी लोगों के, सभी मेंबर्स के नाम डाले, तो उस इंसान को उसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में सुबह डालना पड़ेगा और शाम को उसमें से निकाल भी देना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ों का मतलब नहीं बनता है ना। तो वो लोग एक अलग रजिस्टर मेंटेन करते हैं जिसमें रजिस्टर ऑफ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट रहेगा। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट मतलब NSDL CDSL, तो वो NSDL के एक NSDL में जितने ट्रांजैक्शन हो रहा है उसका एक रजिस्टर अलग मेंटेन करते हैं। CDSL के ट्रांजैक्शन के रजिस्टर अलग मेंटेन करते होंगे, या फिर दोनों में जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो दोनों साथ में मेंटेन करते होंगे। लेकिन वो जो रजिस्टर ऑफ मेंबर है वहाँ पे जो लॉन्ग टर्म मेंबर्स है उन्हीं का नाम वो लोग एंटर करेंगे, जो कि अपने शेयर्स ऐसे बार बार ट्रेडिंग के लिए ख़रीद बेच नहीं रहे हैं और जो परमानेंट तरीके से है, परमानेंट तरीके से इन्वेस्टर्स की तरह बैठे हैं, सिर्फ उनका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में एंटर करेंगे। और ये बेसिकली इन्होंने इसीलिए शुरू किया है बिकॉज ये डीमैट अकाउंट आने के बाद ट्रेडिंग और सब कुछ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है। तो वो कंपनी के लिए वो सब चीज़ें इस तरीके से मेंटेन करना वो पॉसिबल है भी नहीं। तो आपको ध्यान रखना है आंसर लिखने के टाइम पे कि दो रजिस्टर है, रजिस्टर ऑफ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट एंड रजिस्टर ऑफ मेंबर। रजिस्टर ऑफ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट में जिन लोगों का नाम है वो भी मेंबर्स ही है। अगर सपोज़ कल को कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है और उसको पूछा जाए कि भाई आपके क्या शेयर होल्डर्स कितने हैं, आपके मेंबर्स कितने हैं, उसके नाम का लिस्ट निकालिए, तो वो रजिस्टर ऑफ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट में भी देखेंगे कि एज ऑन डेट हमारे कितने मेंबर्स हैं, और फिर उन लोगों को भी डिविडेंड मिलेगा, सारे बेनिफिट मिलेंगे। अभी मेंबर एंड शेयर होल्डर, तो यूजुअली हम मेंबर ऑफ शेयर होल्डर का मतलब सेम ही मानते हैं। दे आर यूज्ड एज सब्सटीट्यूट्स ऑफ ईच अदर, दोनों जो वर्ड्स है वो एक दूसरे के सब्सटीट्यूट की तरह यूज़ किया जा सकता है, लेकिन लीगल पॉइंट से थोड़ा बहुत डिफरेंस है। तो क्या डिफरेंस है इसमें, हमको दो हिस्सों में बांटा हुआ है। पहला चीज़ ये है कि एक पर्सन मेंबर तो है लेकिन वो शेयर होल्डर नहीं है, और सेकंड है कि वो शेयर होल्डर तो है पर मेंबर नहीं है। तो कब पहला हम देख लेते हैं कि वो मेंबर है पर शेयर होल्डर नहीं है। तो ये कब हो सकता है, सबसे पहले आपने जब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन साइन किया है, तो आपने साइन तो कर दिया मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, लेकिन अभी तक कंपनी बनी नहीं है। तो जब कंपनी बनी नहीं है तो अपने वो शेयर्स इशू करने का राइट भी नहीं है उसको।
तो जब वो कंपनी बनेगी, उसका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आएगा, उसके बाद वो शेयर एप्लीकेशन इनवाइट करेगा। उसमें जो ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के जो सब्सक्राइबर्स है वो अप्लाई करेंगे शेयर्स के लिए। उसके बाद अलॉट हो गए शेयर्स, तो इस सब में बहुत सारे महीने निकल जाएंगे। तो ये जो महीने बीच में जो गैप है, वो गैप में भी ये जो पर्सन्स है वो मेंबर्स तो है लेकिन शेयर होल्डर्स नहीं हैं। अगर कोई कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है और किसी पर्सन ने उसको शेयर्स नहीं खरीदे हैं लेकिन उसको गारंटी दी है 2 लाख की, 3 लाख की, 10 करोड़ की, तो वो जो पर्सन है वो मेंबर रहेगा लेकिन उसके पास कोई शेयर्स नहीं है। नेक्स्ट है ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स। तो सपोज़ मैंने अपने शेयर्स बेच दिए हैं, तो जैसे ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स के चैप्टर में हमने पढ़ा हुआ था कि भाई जो सेलर है वो अपना शेयर सर्टिफिकेट है, उसके बाद जो सेक्रेटरी है वो शेयर सर्टिफिकेट में सारी चीज़ें वेरीफाई करेगी, फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मीटिंग में एक रेजोल्यूशन पास होगा, उसके बाद रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में से उसका नाम निकाला जाएगा और परचेज़र का नाम डाला जाएगा। तो ये पूरा जो टाइम पीरियड है, जब उसको शेयर सर्टिफिकेट मिला उसके बाद मीटिंग रोज़ रोज़ नहीं होती, मीटिंग 3 महीने में एक ही बार होती है। तो डिपेंड करता है कि मीटिंग कब होगी। उसके बाद वो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में से नाम निकालेगा। ये जो पूरा प्रोसीजर है, उसमें हो सकता है कि 15 दिन लगे या फिर हो सकता है 3 महीना भी लग जाए। तो ये जो टाइम गैप है, उस टाइम गैप में वो जो पर्सन है वो शेयर होल्डर तो नहीं है क्योंकि उसने तो अपने शेयर्स बेच लिए, लेकिन उसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में है, इसलिए वो मेंबर माना जाएगा। और नेक्स्ट फाइनली है, अगर ऐसी कंपनी है जिसका शेयर कैपिटल है ही नहीं, तो वो शेयर कैपिटल नहीं है तो उसके पास शेयर होल्डर नहीं हो सकते लेकिन उसके पास मेंबर्स रहेंगे। सो नेक्स्ट हमारा जो कंडीशन है वो क्या है कि पर्सन में बी अ शेयर होल्डर बट नॉट अ मेंबर। उसके पास शेयर्स तो है लेकिन मेंबर नहीं है। तो हमने जैसे देखा कि सेल एंड परचेज ऑफ शेयर्स के टाइम पे जब तक वो बंदे ने जो शेयर्स है वो ख़रीद तो लिए, लेकिन जब तक उसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में ऐड नहीं होता, जो सेलर है उसने अपना शेयर सर्टिफिकेट कंपनी को दिया, कंपनी ने अप्रूवल लिया, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में से उसका नाम हटा के परचेसर का नाम डाला, उसमें जो भी 15 दिन लग रहा है, 2-3 महीना लग रहा है, वो जो गैप है, उसने तो शेयर्स खरीद लिए, उसने पैसे दे दिए, तो वो शेयर होल्डर हो गया, लेकिन उसका नाम अभी तक रजिस्टर ऑफ मेंबर्स के अंदर चढ़ा नहीं है, तो वो मेंबर नहीं हुआ। नेक्स्ट है, इन द केस ऑफ डेथ ऑफ अ शेयर होल्डर। अगर डेथ हो जाता है या ऐसा कुछ हो जाता है, जो ट्रांसमिशन ऑफ शेयर के टाइम पे कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम होता है, तो उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है या फिर जो नॉमिनी है वो शेयर होल्डर बन जाता है। लेकिन अगेन वो जब कंपनी को इन्फॉर्म करेगा, कंपनी उसका अप्रूवल लेगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में, उसके बाद रजिस्टर ऑफ मेंबर में नाम चढ़ाएगी, वो जो टाइम गैप है तब वो मेंबर नहीं माना जाएगा। बट बिकॉज उसको डेथ के वजह से इंसॉल्वेंसी की वजह से शेयर्स मिल गए हैं, इसलिए वो शेयर होल्डर माना जाएगा लेकिन मेंबर नहीं माना जाएगा। नाउ नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन मेंबर एंड शेयर होल्डर। तो पहले तो मेंबर का मीनिंग क्या है कि अगर किसी पर्सन के रिटर्न कंसेंट या फिर रिटर्न कंसेंट से उस पर्सन का नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में डाला जाता है तो वो मेंबर हो गया। और शेयर होल्डर क्या है, जिसके पास भी शेयर्स है वो शेयर होल्डर हो गया। अभी सिग्नेचर, मेंबर का सिग्नेचर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में होगा एज सब्सक्राइबर। शेयर होल्डर को मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में इस तरीके से सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है, उसका शेयर एप्लीकेशन का प्रोसीजर रहेगा। ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स में जैसे हमने ऊपर ही देखा अभी जस्ट कि जब भी डेथ होती है किसी पर्सन का या फिर वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, उसको अनसाउंड माइंड का माना जाता है, तो उसके नॉमिनी तुरंत ही शेयर होल्डर बन जाता है, लेकिन थोड़े टाइम गैप के बाद उसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में डाला जाता है। तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव का नाम जब रजिस्टर ऑफ मेंबर में डाला जाएगा तब से वो मेंबर माना जाएगा। और वो शेयर होल्डर कब माना जाएगा, जिस दिन से उसको वो सारे शेयर्स मिल गए उसी दिन से वो शेयर होल्डर माना जाएगा। अब मेंबर कौन सा इंसान बन सकता है, कौन कौन लोग मेंबर बन सकते हैं? तो कोई भी पर्सन हो, नेचुरल पर्सन हो सकता है या फिर आर्टिफिशियल पर्सन हो सकता है, कोई भी पर्सन मेंबर बन सकता है। अगर लॉ ने उसको पर्सन माना है तो फिर वो मेंबर बन सकता है। तो सबसे पहले तो लिविंग पर्सन, तो कोई भी इंडिविजुअल हो
वो इसका मेंबर बन सकता है। कॉन्ट्रैक्ट, जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो यहाँ पे लागू होगा। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या होता है कि अगर कोई पर्सन इंसॉल्वेंट है, मतलब बैंकरप्ट है, या फिर अनसाउंड माइंड का है, मतलब वो अपने उसके मेंटल फैकल्टीज़ ऐसे नहीं हैं या फिर मेंटल एबिलिटी ऐसी नहीं है कि वो अपने खुद के डिसीजन खुद ले सके, तो वो अनसाउंड माइंड का हुआ। तो वो लोग आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, एग्रीमेंट नहीं कर सकते। तो वो लोग आपके, अगर वो एग्रीमेंट नहीं कर सकता तो वो ये भी नहीं डिसाइड कर सकता कि भाई मुझे ये कंपनी का शेयर्स होल्ड करना चाहिए या नहीं होल्ड करना चाहिए। तो फिर वो आपका शेयर होल्डर नहीं बन सकता, वो आपका मेंबर भी नहीं बन सकता। तो जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट में लिखा है वो क्या है कि इंसॉल्वेंट नहीं होना, इंसॉल्वेंट पर्सन, अनसाउंड माइंड का पर्सन, एक माइनर मतलब 18 साल से कम उम्र का बंदा, वो कोई भी आपका शेयर होल्डर नहीं बन सकता। इसमें सिर्फ एक एक्सेप्शन है कि इन केस ऑफ माइनर क्या होता है कि माइनर डायरेक्टली आपके साथ एग्रीमेंट नहीं कर सकता, माइनर डायरेक्टली आपका एक मेंबर या शेयर होल्डर नहीं बन सकता, लेकिन माइनर का जो गार्डियन है, जो केयर टेकर या गार्डियन आप बोलोगे उसको, वो माइनर के नाम पे को आपके साथ एग्रीमेंट कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप जैसे मैं बोलूँ कि मेरा छोटा बच्चा है, मुझे उसका फ्यूचर के लिए, उसकी सिक्योरिटी के लिए मुझे कुछ इन्वेस्टमेंट करना है, तो एग्रीमेंट तो मैं करूँगी लेकिन मैं अपने बच्चे के नाम पे करूँगी। तो कल को कोई अगर लायबिलिटी आती भी है तो वो मेरे ऊपर आएगी, बच्चे के ऊपर नहीं आएगी, बिकॉज बच्चे को तो इतनी समझ है ही नहीं कि कौन से कंपनी का मेंबर बनना है और कौन से का नहीं बनना है। तो इस तरीके से माइनर्स कर सकते हैं थ्रू देयर गार्डियंस, लेकिन जो अनसाउंड माइंड का पर्सन है, इंसॉल्वेंट है, वो सब बनना नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है पार्टनर्स ऑफ द फर्म। तो पार्टनरशिप फर्म को जो अपनी इंडियन एक्ट है वो उसको एक सेपरेट पर्सन नहीं मानती, आर्टिफिशियल पर्सन नहीं मानेगी। तो फिर पार्टनरशिप फर्म, सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म, ये सब लोग मेंबर्स नहीं बन सकते। लेकिन जो पार्टनर्स ऑफ द फर्म है, सपोज़ मैं बोलूँ कि मेरे पास एक कंपनी है मिष्ठी एंटरप्राइज, उसमें 3 पार्टनर्स हैं, प्रतीक, रमेश और सुरेश। तो प्रतीक, रमेश, सुरेश तीनों मिलके एक कंपनी का शेयर्स खरीद के वो कंपनी के मेंबर बन सकते हैं। तो उस केस में क्या होगा कि ये तीनों जो लोग हैं वो जॉइंट शेयर होल्डर्स कहलाए जाएंगे। ओके, वो ये नहीं बोल सकते कि भाई हम तीनों एक कंपनी के पार्टनर हैं, एक फर्म के पार्टनर हैं, तो हमने फर्म के नाम पे ये शेयर होल्डर हमको चाहिए। वो ये नहीं बोल सकते, क्योंकि फर्म को जो गवर्नमेंट है वो एक इंडिविजुअल, एक आर्टिफिशियल पर्सन नहीं मानती है, उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है। अभी अगर वो पर्सन नहीं है तो उसको मेंबर भी नहीं बनाया जाएगा। अगर वो तीनों पार्टनर मिलके अप्लाई करते हैं तो वो तीनों लोगों को जॉइंट शेयर होल्डर मिलेगा, जॉइंट शेयर होल्डर का स्टेटस मिलेगा। उनकी जो फर्म है उसको मेंबरशिप नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। उसमें भी सेम है, जो एक्ट है उसको एक आर्टिफिशियल पर्सन नहीं मानती HUF को, तो HUF के नाम पे शेयर्स नहीं हो सकता, लेकिन HUF का जो करता है वो अपने खुद के पर्सनल नाम पे शेयर्स खरीद सकता है। नेक्स्ट है ट्रस्ट। तो ट्रस्ट के अपने नाम पे शेयर्स खरीद सकता है, तो यहाँ पे वो एक आर्टिफिशियल पर्सन माना जाता है। तो अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट, ट्रस्ट कैन परचेज शेयर एंड बिकम मेंबर। फॉरेनर्स, तो फॉरेनर्स में हम भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में पता है कि बहुत सारे फॉरेनर्स आके हमारी कंपनीज़ में इन्वेस्ट करते हैं। हमको ज़रूरत भी होती है फॉरेन इन्वेस्टमेंट की, कि बाहर का जो पैसा है वो हमारे कंट्री में आए, वो हमारे लिए बेनिफिशियल भी होता है। तो फॉरेनर्स को अलाउड है इन्वेस्ट करना, लेकिन गवर्नमेंट थोड़े रूल्स रखती है ताकि ऐसा ना हो कि जो फॉरेनर्स आके इन्वेस्ट करे और फिर हमारी इंडियन कंपनीज़ को ओवरटेक कर ले। ओवरटेक इन द सेंस, अगर सपोज़ उसका 51% फॉरेनर, किसी भी कंपनी का 51% शेयर कैपिटल फॉरेनर्स के हाथ में चला गया और पूरा कंट्रोल फॉरेनर्स के हाथ में चला गया, तो हमारी जो इंडियन कंपनी है वो एक टाइप से मल्टीनेशनल या फिर एक फ़ॉरेन की कंपनी हो जाएगी। तो हम ये नहीं चाहते। तो हम अपने जो शेयर होल्डर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए एक लिमिट रखते हैं कि कोई भी कंपनी में फॉरेन इन्वेस्टमेंट, कोई भी अभी मुझे ध्यान नहीं है, पर उसमें एक लिमिट है कि 25 या 30% मैक्सिमम फॉरेन इन्वेस्टमेंट ही हो सकता है। उससे ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट किसी कंपनी में नहीं हो सकता, ये कंपनी को बचाने के लिए कि वो फॉरेन हैंड्स में ना चली जाए। इसके साथ ही एक चीज़ ध्यान रखना होता है कि अगर कभी फ्यूचर में कोई वॉर या कुछ हो जाता है
तो फॉरेनर्स के ये जो पैसे उन्होंने यहाँ पे इन्वेस्ट किए हैं वो एक तरीके से फ्रीज़ कर दिया जाएगा या फिर ऑन होल्ड रख दिया जाएगा, और उनके जो भी मेंबरशिप राइट्स है वो भी ऑन होल्ड रख दिया जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई चाइनीज़ कोई चाइनीज़ पर्सन है, उसने यहाँ की किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है, और फिर ऐसे कोई सिचुएशन डिक्लेयर किया जाता है कि भाई वॉर है, तो फिर उसके जो भी इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पे ऑन होल्ड कर दिया जाएगा, फ्रीज़ कर दिया जाएगा। अभी ये जो कंपनी है वो डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है, तो डिविडेंड तो हर एक मेंबर को मिलता है, लेकिन ये जो चाइनीज़ पर्सन है जिसने इन्वेस्ट किया है उसको डिविडेंड नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके जितने भी बेनिफिट्स हैं एज अ मेंबर वो सब कुछ होल्ड पे रखा जाता है। तो जब भी वॉर या इमरजेंसी होती है विद द नेटिव कंपनी ऑफ द फॉरेनर, अ कंपनी में सस्पेंड द मेंबरशिप एंड राइट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन। सिर्फ वो पर्सन को मेंबरशिप के राइट्स नहीं मिलेंगे, बाकी सब जो इंडियन पर्सन्स है या फिर हो सकता है दूसरी कंट्री के भी जो पर्सन्स है उन सबको अपने राइट्स मिलेंगे। जो वो कंट्री डिक्लेयर हुई है उसके साथ ही आपको राइट्स सिर्फ उसके ही राइट्स होल्ड किए जाएंगे। नेक्स्ट है जॉइंट होल्डर्स ऑफ शेयर्स। तो इसमें मतलब एक से ज़्यादा लोग जब शेयर्स के लिए अप्लाई करते हैं तो वो जॉइंट होल्डर ऑफ शेयर है। जैसे पार्टनरशिप फर्म के टाइम पे हमने देखा कि 3 जो लोग हैं, प्रतीक, रमेश और सुरेश, तीनों ने साथ में अप्लाई किया एक सेम शेयर के लिए, तो वो लोग हो गए जॉइंट होल्डर्स ऑफ शेयर्स। तो उसमें ऐसे लिखा जाएगा, सीरियल नंबर सेम ही रहेगा लेकिन तीनों का नाम लिखा जाएगा आपके रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में। एंड यू विल बी इंडिविजुअली एंड जॉइंटली लायबल। मतलब जॉइंटली लायबल मतलब अगर आपने जो शेयर्स है, आपका 10 रुपये फेस वैल्यू का शेयर है, आपने सिर्फ 3 रुपये का कॉल अभी तक पेड अप किया है, आपको बाकी का 7 रुपये पे करना है। अभी आप तीनों लोग उसके शेयर होल्डर हो, जॉइंटली शेयर होल्डर हो। अभी अगर कल को बोलता है कि रमेश और सुरेश बोलते हैं कि भाई हम लोग तो बैंकरप्ट हो गए, हम कुछ पैसे नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर पूरे का पूरा जो 7 रुपये है वो प्रतीक को देना पड़ेगा। वरना वैसे तीनों लोगों को देना पड़ेगा, प्रतीक, रमेश और सुरेश, इसीलिए उसमें लिखा है इंडिविजुअली, दे आर इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल, तीनों को अपना अपना शेयर देना है। लेकिन अगर रमेश और सुरेश को कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो पूरे का पूरा पैसा प्रतीक अकेले को देना भी पड़ेगा। तो इसीलिए हम लिख रहे हैं इंडिविजुअली एंड जॉइंटली। और इसमें सिर्फ कंपनी, अभी आप 10 लोग मिलके एक शेयर खरीद रहे हो तो कंपनी कितने लोगों को ही नोटिस देगी, कितने लोगों के साथ ही कॉन्टैक्ट, कितने लोगों का नाम ही शेयर सर्टिफिकेट में डालेगी। तो कंपनी क्या करती है, जिसका भी नाम शेयर एप्लीकेशन में सबसे पहले था, भले 5 लोग जॉइंट शेयर होल्डर्स है लेकिन उसमें भी सबसे पहले जिसका नाम है सिर्फ उसके साथ कम्युनिकेट करेगी। मतलब उसको मीटिंग, AGM का मीटिंग का नोटिस भेजना है तो भी वो जो सबसे पहले जिसका नाम है उसके साथ उसको नोटिस भेजेगी। डिविडेंड का वारंट है, डिविडेंड वारंट मतलब ये होता है कि एक सॉर्ट ऑफ चेक होता है, एक टाइप का चेक होता है, वो आपको अपने खाते में डिपॉजिट करना होता है, तो वो भी जो सबसे पहले जिसका नाम आ रहा है उसको इशू करेगी। तो ये एक्चुअली कंपनी अपने कन्वीनियंस के लिए कर रही है। उसके बाद कंपनी, एक कंपनी दूसरी कंपनी का मेंबर बन सकता है, बिकॉज कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन इन द आइज ऑफ द लॉ। कंपनी अलग है और कंपनी के शेयर होल्डर्स अलग माने जाते हैं। तो बिकॉज कंपनी का आर्टिफिशियल पर्सन है तो वो दूसरे कंपनी का मेंबर बन सकता है। इसमें कंडीशंस क्या है कि सपोज़ मैं किसी और कंपनी का शेयर खरीदना चाहता हूँ, तो पहले तो मेरी जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, मेरी जो कंपनी है वो दूसरे कंपनी का शेयर होल्डर बनना चाहता है, तो मेरी कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में पहले ये प्रोविज़न लिखा हुआ होना चाहिए कि मैं दूसरे कंपनीज़ में इन्वेस्ट कर सकता हूँ, ये मेरे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में अलाउ होना चाहिए। सेकेंड है, सब्सिडरी कंपनी कैन नॉट बिकम अ मेंबर ऑफ द होल्डिंग कंपनी। मतलब एक ABC है, वो होल्डिंग कंपनी है। वो होल्डिंग कंपनी कैसे बनी, मतलब 2 कंपनी है, ABC कंपनी एंड XYZ कंपनी। ABC कंपनी के पास XYZ कंपनी के 51% शेयर्स है, तो ABC कंपनी क्या बन गई, वो होल्डिंग कंपनी बन गई। XYZ क्या हो गई, वो सब्सिडरी कंपनी हो गई। अभी XYZ के पास अभी जो XYZ कंपनी है वो ABC कंपनी के शेयर्स नहीं खरीद सकती, क्योंकि ABC उसका होल्डिंग कंपनी है, तो वो रिवर्स में नहीं जा सकता। 2-3 कंडीशन सिर्फ ऐसे है जहाँ पे जो XYZ है वो ABC के शेयर्स होल्ड कर सकती है।
वो क्या है कि अगर कोई होल्डिंग कंपनी में कोई रिप्रेजेंटेटिव है, होल्डिंग कंपनी का कोई ऐसा डायरेक्टर है, हो सकता है कि XYZ में उसका मेजर क्या कहते हैं मेजर शेयर हो, और वो ABC में डायरेक्टर था या फिर वो मेजर शेयर होल्डर था, उसकी कोई डेथ हो जाती है और वो उसके उसके विल में ऐसा लिखा होता है कि भाई मेरे ABC के जितने भी शेयर्स हैं वो मैं XYZ को ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। तो उस केस में XYZ जो है वो ABC की शेयर होल्डर हो जाएगी। या फिर मतलब एक सिमिलर सर्कमस्टेंसेस है कि जो XYZ कंपनी है वो किसी और मेंबर की ट्रस्टी बन के उनके जो शेयर्स है उसका ध्यान रख रही है, तो वो होल्डिंग कंपनी का इनडायरेक्टली शेयर होल्डर हो सकता है। वो इनडायरेक्टली क्यों है? बिकॉज वो किसी और मेंबर के ट्रस्टी के फॉर्म में काम कर रही है। या फिर थर्ड कंडीशन क्या है कि भाई सब्सिडरी कंपनी जो XYZ कंपनी है वो ऑलरेडी ABC के शेयर होल्डर थी और उसके बाद ये लॉ आया, तो और वो पहले से ही शेयर होल्डर थी, तो उस केस में उसको ये कंपल्शन नहीं किया जाएगा कि भाई आप बेच दो अपने होल्डिंग कंपनी के शेयर्स। उस केस में उनको अलाउ किया जाएगा कि ठीक है, आपने लॉ आने से पहले ये ख़रीदा हुआ है ना, तो आप अपने पास वो शेयर्स रख सकते हैं। तो कौन से 3 कंडीशन है? अगर जो सब्सिडरी कंपनी है वो होल्डिंग कंपनी के किसी मेंबर का रिप्रेजेंटेटिव है, या फिर सेकंड जो सब्सिडरी कंपनी है वो होल्डिंग कंपनी के किसी मेंबर का ट्रस्टी है, या फिर थर्ड जो सब्सिडरी कंपनी पहले से ही होल्डिंग कंपनी में मतलब लॉ आने के पहले से ही होल्डिंग कंपनी में शेयर्स होल्ड कर रही थी। तो ये 3 कंडीशन है जहाँ पे सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग कंपनी के शेयर्स ले सकती है। बाकी और किसी कंडीशन में सब्सिडरी के पास होल्डिंग का एक भी शेयर नहीं होना चाहिए। और उसके अलावा कौन मेंबर बन सकता है? अदर इंस्टीट्यूशन, जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट में रजिस्टर्ड हुए हैं, वो लोग शेयर्स परचेज़ कर सकते हैं अगर उनके जो बाई लॉज है उसमें ये प्रोविज़न दिया हुआ है, उनको ये पावर दिया हुआ है, तो फिर वो लोग शेयर्स परचेज़ कर सकते हैं। तो मतलब बेसिकली अगर एक्ट कोई भी एक्ट है अपने कंट्री का, वो कोई भी एक्ट अगर किसी भी इंस्टीट्यूट को एक आर्टिफिशियल पर्सन मान रही है, तो वो आर्टिफिशियल पर्सन जो है वो शेयर्स होल्ड कर सकता है। अगर वो उसको एज एन आर्टिफिशियल पर्सन उसको कोई राइट्स नहीं दे रही है, तो फिर वो शेयर होल्ड नहीं कर सकता। तो हमारी जो इंडियन एक्ट है उसने कंपनीज़ को, ट्रस्ट को, कोऑपरेटिव सोसाइटी को आर्टिफिशियल पर्सन का हक दिया हुआ है, इसलिए वो लोग शेयर्स होल्ड कर सकते हैं। लेकिन हमारी जो इंडियन एक्ट्स है उसने पार्टनरशिप फर्म और सो प्रोप्राइटरशिप फर्म को नहीं हक दिया हुआ है, तो उस केस में वो लोग मेंबर्स नहीं बन सकते हैं। लेकिन उसके जो सोल प्रोप्राइटर है या फिर उसका जो पार्टनर है या फिर उसका जो HUF का करता है, तो वो लोग अपने खुद के इंडिविजुअल नाम पे मेंबर बन सकते हैं, लेकिन वो अपने जो फर्म के नाम पे मेंबर नहीं बन सकते हैं। तो इसके साथ हम ये सेशन कंप्लीट करते हैं। हम बाकी के मेथड्स टू बिकम अ मेंबर एंड हाउ टू टर्मिनेट अ मेंबरशिप वो नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। थैंक यू।